हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जाम में आपको जरूर एज इट इज देखने को मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा की तरह हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, ताकि अगर अभी तक भी आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बहुत इजीली क्लियर हो जाएं एंड इजीली आप सभी एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो इसमें पूछा गया है कि टीचिंग के लेवल्स में से कौन सा वो ऐसा लेवल होता है जिसमें एक लर्नर को यानी कि एक स्टूडेंट को अवसर मिलता है कुछ नया सीखने का, कुछ काम करने का, कुछ चीज को इम्प्लीमेंट करने का। सो ऑप्शंस आर मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि ये चारों लेवल्स जो हैं वो टीचिंग के होते हैं, जिसमें कि ये थ्री लेवल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेजरली यूज्ड लेवल्स होते हैं। ओके, इसमें स्मॉलेस्ट लेवल होता है मेमोरी लेवल एंड हाईएस्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। यहाँ पे बात की गई है लर्नर को कहाँ पे ज्यादा अवसर मिलते हैं कुछ काम करने के। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो देखो स्टूडेंट्स, मेमोरी लेवल में क्या होता है, इस लेवल में रोट लर्निंग होती है, यानी कि एक स्टूडेंट रट्टा मार करके चीजों को सीखता है। अब वो जो रट्टा मारी हुई चीजें होती हैं उनको एक्चुअल में कैसे यूज करना है, कहाँ पे उनका काम आता है, कैसे चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ये सब सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। इसीलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स statements that encourage students to elaborate on an answer, either their own or that of others will be called। यानी कि एक टीचर जब स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं। अब इस समय पे टीचर ने क्या किया, स्टूडेंट ने कोई आंसर दिया एंड टीचर ने उनको बोला कि इस आंसर को इलेबोरेट करो, यानी कि इसको विस्तार में मुझे बताओ कि ये करेक्ट आंसर क्यों है। एंड साथ ही टीचर ने वो चांस भी दिया कि स्टूडेंट इसको अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से भी समझा सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको बुकिश लैंग्वेज में या बुक में जो डेफिनेशन होती है वो एज इट इज बताओ। तो इस तरह की चीजों को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस या फिर प्रोबिंग। सो करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज प्रोबिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। तो प्रोबिंग का मतलब होता है जांच करना, जांच पड़ताल। आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा। अब देखो, बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए कि किसी टीचर ने, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम है अंकिता, ठीक है, मुझे एक टॉपिक दे दिया लेकिन उस टॉपिक के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, ठीक है, एंड टीचर ने बोला कि इसका आंसर आप खुद से ढूंढ कर लाओ, इसको इलेबोरेट करो अपने वर्ड्स में। सो इस चीज को प्रोबिंग बोलेंगे, क्योंकि मैं इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी, जितना नॉलेज मुझे है उसको मैं इलेबोरेट करके वहां से जो है आंसर ढूंढने की कोशिश करूंगी, और ये सब चीजें करके क्या होगा, मेरा नॉलेज भी बढ़ेगा। ठीक है, सो प्रोबिंग। स्टूडेंट्स, पेपर वन की फाइनल प्रिपरेशन के लिए एक टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको 2018 से लेकर के 24 तक के मल्टीपल शिफ्ट्स के पीवाईक्यूज मिलेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी, ताकि आसानी से कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहें। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जिसमें कि एग्जाम के लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। साथ ही स्टूडेंट्स, 5000 पीडीएफ है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली एज इट इज एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुछ फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है यूजीसी नेट पेपर वन टेस्ट सीरीज। कंटेंट पर जाकर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। पीवाईक्यूज की लाइव क्लासेस भी एग्जामिनेशन तक आपको यहाँ पर ऐप में हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंड डेफिनेटली ये कोर्स आपको इस कम समय में अच्छा स्कोर करने में मदद कर सकता है। तो ये नंबर्स आपको दिए जा रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू, इन पर इजीली आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीव्स रिलेटेड competencies फॉर बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है कि बिहेवियरल टेक्निक्स किसको बोला जाता है रादर देन एटीट्यूड एंड बिलीफ, यानी कि दृष्टिकोण और विश्वास की जगह पे, ठीक है, यहाँ पे दक्षताओं की बजाय व्यवहार कहा जाता है, किसको कहा जाता है। ऑप्शंस आर लोकस ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण रेखा, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर एंथुजियाज्म, या फिर इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। तो करेक्ट आंसर हियर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बी, सी एंड ई।
तो देखो स्टूडेंट्स, बिहेवियरल क्वेश्चन को समझाऊं तो इसमें बोला है व्हाट इज द फॉलोइंग will be called behavioral rather than attitude and belief. So एक टीचर होने के नाते आप लोगों को अगर एक इफेक्टिव टीचिंग करनी है कि आप जो पढ़ा रहे हो वो स्टूडेंट्स को समझ भी आ रहा है, आगे आने वाले समय में उनको वो काम भी आएगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एज अ टीचर आपको किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। वो है कम्युनिकेटिंग, कि सबसे पहले आपका बात करने का तरीका, आपके जो वर्ड्स हैं, आपका जो प्रोसेस है बोलने का, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है वो स्टूडेंट्स के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। दूसरे हैं मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी चीजें हैं, जो भी आप पढ़ा रहे हो वो पूरे प्रबंध के साथ हो, पूरा उसका मैनेजमेंट हो कि आप क्या पढ़ाने वाले हो, क्या आज का टॉपिक है, क्या ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह से साथ में आपको मॉनिटर करना है, किसको, खुद को भी एंड अपनी क्लास को भी। एंड साथ ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। सो इफेक्टिव टीचिंग के लिए इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है। ये वाला इवैल्यूएशन जो है ये कौन करते हैं, ये स्टूडेंट्स करते हैं। अब जैसे इसी क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तक हमारे 3-4 क्वेश्चंस हुए हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को अगर समझ रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी हो रही है, तो आप मुझे क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे, आप मुझे मूल्यांकन दोगे कि मैम का पढ़ाया हमें समझ आया, तो हम मैम को 10 में से कितने नंबर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आप मुझे फीडबैक दोगे कि क्या मैम आपको अपने पढ़ाने के तरीके में चेंजेस करने चाहिए, या फिर आप जैसा पढ़ा रहे हो ऐसा ही कंटिन्यू रखो, डेली हमारे लिए लाइव लेक्चर्स या इस तरह के एमसीक्यू सीरीज लाओ। जो भी चीजें आपके माइंड में है, आप अगर वो कमेंट करके मुझे बताओगे तो वो आएगा इवैल्यूएशन एंड फीडबैक। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे मैं अपनी टीचिंग में अगर आप लोगों को लगता है कोई चेंजेस करने की जरूरत है तो वो मैं चेंजेस करूंगी, ताकि आने वाले समय में सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट हो सके। ओके, सो ये सारी चीजें इस तरह से रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग यूज्ड इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, आइडेंटिफाई दोज व्हिच आर लर्नर सेंटर्ड मेथड। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जब भी हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं, हायर इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वहां पे टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। आपको बताना है कि लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन सा है, यानी कि शिक्षार्थी केंद्रित मेथड कौन से हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड में कौन सा होता है, इसमें एक स्टूडेंट को फीडबैक देने का भी पूरा अधिकार होता है। अगर स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो वो पूछने का पूरा अधिकार होता है। अगर एक स्टूडेंट को लगता है कि लास्ट लेक्चर हमें पसंद नहीं आया या फिर वो हमें समझ नहीं आया, तो वो एक टीचर को वो रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हैं। ओके, अगर स्टूडेंट चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड ये होता है, यानी कि एक लर्नर को, एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार होता है कि वो क्या करवाना चाहते हैं, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। सो इस समय पे अब देखना है कौन से पॉइंट्स इसको ध्यान में रखते हुए करेक्ट है। प्रोजेक्ट वर्क, टॉक एंड टॉक, लेक्चरिंग विद ऑडियो एंड विजुअल, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, या फिर simulation and role playing. So correct answer here is option number D and E only. कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं, यानी कि कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर में आप सभी को पता है कंप्यूटर है, इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं, इन सब चीजों की मदद से हम पढ़ सकते हैं। लर्नर सेंटर्ड मेथड ये होता है। ओके, नेक्स्ट है सिमुलेशन एंड रोल प्लेइंग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई चीज मुझे समझ नहीं आ रही है, अब जैसे आप लोगों को समझाने के लिए हर बार मैं क्या करती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल्स देती हूँ। अगर स्टूडेंट्स आप नए हो, आपको नहीं पता होगा, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखना, हर एक यूनिट में, हर एक टॉपिक में आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स, यानी कि दिनचर्या से रिलेटेड जो उदाहरण होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए करवाती हूँ, ताकि आप लोग चीजों को समझो। वैसे रोल प्लेइंग क्या होता है, वो स्टूडेंट्स को इजिली कॉन्सेप्ट समझने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है इवेल्युएशन। ठीक है, सो डिफरेंट टाइप के इवेल्युएशन होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन रेफरेंस एंड नॉन रेफरेंस। इसके यहाँ पे डेफिनेशंस दी गई हैं दूसरी तरफ। सो देखो, इनके मैं आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। फॉर्मेटिव क्या होता है, क्लास के बीच में, अब जैसे मान लीजिए हमारा 1 आवर का सेशन है, मान लीजिए ये वाले अभी मैंने आपको इवैल्यूएशन की डेफिनेशन बता दी, किसी का मूल्यांकन करना है उसकी डेफिनेशन बता दी। 5 मिनट के बाद मैं स्टूडेंट्स को ही क्लास में पूछ रही हूँ कि चलो मुझे बताओ आज हमने लेक्चर में क्या क्या पढ़ा, या फिर मैं आपको बोलती हूँ कि बताओ इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि क्लास के एंड में मैं स्टूडेंट से पूछूंगी कि कंक्लूड करो आज की क्लास में क्या पढ़ा। इससे क्या होगा, हम डेली रोज के रोज स्टूडेंट्स को इवैल्यूएट कर सकते हैं।
समेटिव क्या होता है? समरी, समरी का मतलब पूरा एंड में। जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं, हमारे सेमेस्टर के एग्जाम्स होते हैं, वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है कि पूरे 6 महीने में, पूरे 1 साल में किसी स्टूडेंट ने क्या-क्या पढ़ा, उस चीज़ का मूल्यांकन होगा। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है? इसमें हम टेस्टर की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है? क्या होता है कि मान लीजिए मैं इसमें एक पर्सन है, एक मेरा स्टूडेंट है कोई, ठीक है? उनको हम टेस्ट करेंगे, उनको हम देखेंगे कि उनके मैथमेटिक्स में क्या स्कोर है, उनको हम देखेंगे कि म्यूज़िक में क्या उनका इंटरेस्ट है, उनका क्या डांस में इंटरेस्ट है। तो एक ही पर्सन को अलग-अलग जगह पे हम कंपेयर करेंगे कि जिस चीज़ में वो बेस्ट है, बिल्कुल अच्छे से काम करते हैं, इंटरेस्ट के साथ काम करते हैं, वहाँ पे उनको यूज़ करेंगे। देन आता है नॉर्म रेफरेंस, रेफरेंस में हम एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पर्सन ए को कंपेयर कर रही हूँ कि अच्छा आपका मैथ अच्छा है लेकिन आप डांस में बेकार हो। पर्सन बी जो है उनका मैथ बहुत बेकार है लेकिन वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो हमने क्या किया, आपस में स्टूडेंट्स को कंपेयर किया, दैट इज कॉल्ड नॉन रेफरेंस। तो ये 4 इवैल्यूएशन के टाइप्स मैंने बता दिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलता है द इंटेंशन ऑफ यूजिंग इज इट इट इज टू आइडेंटिफाई स्कोप एंड पोटेंशियल फॉर इम्प्रूवमेंट। यानी कि रोज रोज अगर हम किसी स्टूडेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं तो उससे उनका पोटेंशियल भी बढ़ता है, ठीक है, उनकी क्षमता भी बढ़ती है और उनके दायरे भी बढ़ते हैं। उसके बाद आता है समेटिव इवैल्यूएशन, जिसमें पूछा बोला गया है इट्स इंटेंशन टू जज लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, कि फाइनली किस स्टैंडर्ड पर, किस लेवल पर हमारा स्टूडेंट है। क्राइटेरियन रेफरेंस क्या होता है? ये बोलता है स्टैंडर्ड्स इंडिकेटिव ऑफ मास्टरी, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की किस सब्जेक्ट में, किस डोमेन में मास्टरी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम देखेंगे एक स्टूडेंट डांसिंग में कैसा है, सिंगिंग में कैसा है, म्यूजिक में कैसा है, स्टडीज में कैसा है, तो उसके देखेंगे किस चीज में उनकी मास्टरी है। देन वी हैव नॉर्म रेफरेंस, जिसमें कि आता है परसेंटाइल रैंक एंड स्टैंडर्ड स्कोर्स आर यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग। इसमें फिर उनके जो फाइनल रैंक होता है, रैंक क्या करता है, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर करता है। सो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेड टू बी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। सो एक इफेक्टिव टीचर की, ठीक है, एक प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित योग्यताएं किसको कहा जा सकता है? ऑर्गेनाइज्ड डिमेनर विद विच मीन्स बीइंग ऑर्डरली, क्लीन एंड इन कंट्रोल। लिटरेसी विच implies जनरल नॉलेज एज वेल एज गुड एट रीडिंग एंड राइटिंग, यानी कि एक टीचर कितना साक्षरता से भरा हुआ है, उनको जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान कितना है, कितने अच्छे से वो पढ़ लिख सकते हैं। सेल्फ एफिकेसी which refers to a person's self perceived capabilities to perform a task, यानी कि एक आत्म प्रभावकारिता किसी पर्सन की, किसी टीचर की कितनी है एंड वो कितनी क्षमता के साथ किसी भी दिए हुए कार्य को पूरा करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी विच मीन्स बीइंग सेंसिटिव एंड lenient, यानी कि उनमें लचीलापन होना चाहिए, वो कितने संवेदनशील है, कितने किसी के प्रति उदार हैं, कितने सेंसिटिव है, ये होना चाहिए। लास्ट ऑप्शन है इवेल्युएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो करेक्ट आंसर हियर इज ए एंड बी। ओके, सो इफेक्टिव टीचर की स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज पूछा गया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप लोगों से पूछा होता किसी टीचर की इफेक्टिव टीचिंग स्किल्स क्या है, तो आप लोगों का करेक्ट आंसर बी जरूर होता, क्योंकि इसमें टीचर के नॉलेज के बारे में बात की गई है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में नॉलेज के बारे में नहीं, स्टाइल रिलेटेड बात की गई है, तो इसमें यही आता है कि एक टीचर कितना ज्यादा ऑर्गेनाइज है, कितना वो क्लियर है अपने वर्ड्स को लेके, अपने नॉलेज को लेके। ओके, और वो कितना सेंसिटिव है, ये आता है उनकी स्टाइल रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, द फेज टीएल मॉडल ऑफ टीचिंग इंप्लाइज दैट। सो टीएल का मतलब है टीचिंग लर्निंग। सो फ्रेज टीचिंग लर्निंग मॉडल जो होता है, उसमें टीचिंग का क्या मतलब होता है, यानी कि टी का मतलब क्या होता है? इसमें टी का मतलब होता है कि टीचिंग एंड लर्निंग आर इंटीग्रली रिलेटेड एक्ट्स, यानी कि टीचिंग और लर्निंग, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और जो स्टूडेंट सीख रहे हैं, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। वो कैसे जुड़ी हुई हैं? अब देखो, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो जरूर एक लर्नर समझेगा, ठीक है। वहीं अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा है लेकिन किसी लर्नर को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो नहीं समझेगा। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं कि एक टीचर और लर्नर किस
मेंटालिटी के साथ पढ़ाने आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स असर्शन एंड रीजन। असर्शन में बोला गया है यूज ऑफ आईसीटी यानी कि कंप्यूटर इंटरनेट ये सब चीजें आती हैं आईसीटी के अंदर। यूज ऑफ आईसीटी इज जस्टिफाइड ड्यूरिंग टीचिंग विच विद अ व्यू टू ऑप्टिमाइज लर्निंग आउटकम्स, यानी कि एक टीचिंग में अब मैं हूँ, अगर मैं आप लोगों को कंप्यूटर की मदद से, जैसे आप लोग ऑनलाइन क्लासेस अभी कर रहे हो, ये आईसीटी के अंदर आता है। सो हम लोग जो इंटरनेट लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर ये सब चीजों की मदद से आपको पढ़ाते हैं, इससे क्या होता है आप लोगों के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, यानी कि अनुकूलित हो जाते हैं। इसका कारण ये बताया गया है कि लर्निंग आउटकम्स आर कॉन्टिजेंट ऑन यूज ऑफ आईसीटी ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि सीखने के परिणाम शिक्षण के दौरान आईसीटी के उपयोग पर निर्भर करते हैं। कि अब आप लोग पढ़ने के लिए जैसे आप लोगों को मोबाइल दिया हुआ है, ये क्या है कि आप लोग आईसीटी का यूज कर रहे हो लर्निंग के लिए, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, यूट्यूब पे हमारे सेशन देखते देखते आप लोग किसी मूवी तक पहुंच गए। तो ये डिपेंड करता है एक लर्नर पे कि वो आईसीटी का यूज टीचिंग के दौरान कैसे करती है। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि ए और बी दोनों तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट्स है, लेकिन इसका रीजन जो है वो स्टेटमेंट ए से मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचर कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आइडेंटिफाई दोज विच आर एसोसिएटेड विद फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ओके, सो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स यानी कि जो कि किसी भी क्षेत्र में क्षेत्र स्वतंत्र शिक्षार्थी जो कि किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वहां के उस पे बताइए आपके लर्नर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। फोकस ऑन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, perceive global aspects of concepts and materials, prefers and likes to compete, can organize information by himself or herself, likes to cooperate. Correct answer here is option number 3, that is A, C and D. ठीक है, तो एक लर्नर अगर किसी भी फील्ड में इजीली एसोसिएटेड है, इजीली काम कर सकता है, ठीक है, फील्ड इंडिपेंडेंट वो है, तो उनका फोकस किस पे होना चाहिए? फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे होना चाहिए, यानी कि अपने तथ्यों और सिद्धांतों को वो ध्यान में रखे। दूसरा है प्रेफर्स एंड लाइक्स टू compete, यानी कि वो क्या है, बहुत सारी चीजों में बिजी है, एक स्टूडेंट है कि वो उनको अपनी स्टडीज भी करनी है। अब हमारे पास ही ग्लोबल ऑनलाइन में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि अपनी मास्टर डिग्री भी अभी कर रहे हैं। ओके, उन लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम का भी अभी चल रहा है, वो पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में वो डांसिंग एंड ऑल इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए उनके फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स पे फोकस करना इंपॉर्टेंट है। उनको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए, प्रेफरेंसेस पता होनी चाहिए कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, एंड कैन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, कि अपने लिए जो इंफॉर्मेशन है, अपने लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कैसे ऑर्गेनाइज करें, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हेयर। सो करेक्ट आंसर इसलिए यहाँ पे है ए, सी एंड डी। एंड स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चंस समझ आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने अपनी प्ले लिस्ट का लिंक ऐड किया है। ये सारी चीजें वहां पे डिटेल में हमने डिस्कस की हैं। ओके, डिटेल में डिस्कस की हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं, आपके कोई टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी, उनको देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, देन इट विल बी इजियर फॉर यू टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, next question is assertion reason based. Nowadays many online courses are available and their popularity is increasing. So बहुत सारे online courses आज के समय पे उपलब्ध हैं, और उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि selecting the right course from many such is a big challenge. अब इतनी सारे कोर्सेज में से करेक्ट बिल्कुल कोर्स को, एक राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करना भी क्या है, एक चैलेंज है। अब जैसे कि अगर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताऊं, यूजीसी नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए भी आप लोगों के पास मल्टीपल ऑप्शंस है, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे हैं। आप लोगों ने उन सब को छोड़ करके ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया। आप लोग अभी तक मेरी वीडियोस देख रहे हो, आपने हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन किया है, ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ, कोर्सेज आजकल बहुत सारे हैं, एंड उसमें से करेक्ट कोर्स जो है, राइट कोर्स जिसको हमें ज्वाइन करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है स्टूडेंट के लिए कि इतने सारे ऑप्शंस में से हम किसको चूज करें।
दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स लिंक्ड आपस में नहीं है। रीजन जो है, कारण जो है इस अभिकथन का, वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ टीचिंग मेथड्स गिवन बिलो विच आर कंसिडर्ड डायलॉजिक। सो टीचिंग लर्निंग में एक मेथड होता है जिसको कि क्या बोला जाता है, डायलॉजिक मेथड बोला जाता है। हिंदी में देखें तो संवाद बोला जाता है। अब देखो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ एंड आंसर बता दे रही हूँ। हम क्या कर रहे हैं, हमारे डायलॉग्स चल रहे हैं, यानी कि हम आपको बीच में एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दे रहे हैं, जो कि हमने कुछ याद नहीं किया, वो सिचुएशन को देख के, क्वेश्चन को देख के ऑटोमेटिकली हमारे माइंड जनरेट करता है। सो ये डायलॉजिक वर्ड जो है टीचिंग लर्निंग में, ये क्या बताता है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है। लेबोरेटरी वर्क, यानी कि जब आप लैब में, प्रयोगशाला में काम करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, प्रदर्शन करते हो, जैसे कि प्रैक्टिकल हम देते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल्स, जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, ये यूजीसी नेट पेपर 1 का ट्यूटोरियल ही है। नेक्स्ट है ग्रुप डिस्कशन, जिसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है एंड उसके बारे में सब अपने अपने व्यूज बताते हैं कि किसको किस टॉपिक के बारे में क्या लगता है। या फिर प्रोजेक्ट वर्क, जो कि स्टूडेंट्स को दे दिया जाता है एंड वो अपने एंड पे उसको करते रहते हैं, घर पे जाके या कहीं पे भी। तो सबसे ज्यादा डायलॉजिक कौन सा होता है, वो होता है आपका ट्यूटोरियल्स एंड ग्रुप डिस्कशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है यूजीसी नेट पेपर 1 के ट्यूटोरियल्स आप देख रहे हो, रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहे हो, इसमें आपको बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़ रहा है, ओके। एंड ग्रुप डिस्कशन तो आपको मैंने बता ही दिया, उसमें भी हर एक स्टूडेंट को बोलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू स्कूल लर्निंग आर टर्म्ड एज सोशल कॉम्पिटेंस। ओके, यानी कि सामाजिक क्षमता किसको कहा जाता है स्कूली शिक्षा के अंदर, अगर हम बात करें। ऑप्शंस आर मोटिवेशन, ठीक है, ऑप्शंस आर मोटिवेशन, इंटेलिजेंस, सोशल स्किल्स, फैमिली सपोर्ट एंड स्पेसिफिक एबिलिटीज ऑफ द लर्नर। सो करेक्ट आंसर इज ए, सी एंड डी ओनली। ठीक है, सो ए, सी एंड डी ओनली। सोशल कॉम्पिटेंस, अगर एक पर्सन मोटिवेटेड है तो वो सोशली भी एक्टिव होगा। सोशल स्किल्स, यानी कि किसी से बात करने का तरीका, लोगों के बीच में कैसे बिहेव करना है, ये तरीका, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें स्कूल में सिखाई जाती हैं बच्चों को। अब देखो, ये सब चीजें स्कूल लर्निंग होती है, स्कूल में बच्चों को अगर सिखाई जाती है, या स्कूल वाली जो एज होती है उसमें घर में भी अगर सिखाई जाती है, तो इससे सोशली स्ट्रांग होता है एक बच्चा, सामाजिक क्षमता उसकी बढ़ती है, तो वो मोटिवेटेड रहता है। सोशली, यानी कि सामाजिक कौशल, यानी कि लोगों के बीच रहकर कैसे बिहेव करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे खाने का तरीका, बोलने का तरीका, हर एक चीजें रहती है। एंड फैमिली सपोर्ट भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रोमोट्स। सो टीचिंग जो है, आपको पता ही है कि टीचिंग ट्रेनिंग और कंडीशनिंग से काफी अलग होती है, ओके। सो ये किसको प्रमोट करती है, ये क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि गहन सोच को प्रमोट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion reason based है, it is the responsibility of the teacher to make students active learners with the help of different interactive techniques। यानी कि एक टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने लर्नर्स को एक्टिव बना करके रखे, ठीक है। ये होती है कि वो अपने लर्नर्स को एक्टिव लर्नर बनाए, कैसे कर सकते हैं वो, कि वो स्टूडेंट्स को बार बार कुछ कुछ एक्टिविटीज दें, बीच बीच में स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछते रहे, ताकि स्टूडेंट्स को लगे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोगों को एक्टिवली सुनना है, ताकि हम आंसर दे सके। एंड इसका कारण ये है कि इन टीचर सेंट्रिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट टेंड टू बिकम पैसिव लर्नर्स। टीचर सेंटर्ड क्या होता है, जिसमें सिर्फ टीचर्स ही डिसाइड करते हैं क्या पढ़ाना है, क्या बोलना है, इस तरह से, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट सिर्फ पैसिव लर्नर्स होते हैं, यानी कि वो निष्क्रिय श्रोता होते हैं, उनको सिर्फ सुनना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, कि दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसीटी बेस्ड है, जिसमें कि इसके बेनिफिट्स बताए हैं, डिफरेंट हमारे पास इनिशिएटिव्स है। स्वयं, स्वयं प्रभा, ईपीजी पाठशाला एंड, ये पाठशाला होगा यहाँ पे, ओके। एंड हियर वी हैव इज ई यंत्रा। तो स्वयं, स्वयं क्या होता है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो इसको अगर हम लोग मैच करके देखें, सो स्वयं गोज टू अर्न क्रेडिट्स टू ऑनलाइन कोर्सेज। स्वयं प्रभा क्या होता है, टू वॉच हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स।
EPG Pathshala is to get free books and curriculum based e-content, and e-yantra is to get hand-on experience in embedded system. Okay, so this is the basic definition. Next question is, which school of thought laid down one of the principles of teacher and learner role as follows: the teacher's role is not to direct but to advise, because a child's own interest should determine what he learns. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, सो करेक्ट आंसर वी हैव इज ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऑल ऑफ द अबव, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट हियर। इस तरह के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो नहीं है यूजीसी नेट के लिए, बट किसी एक शिफ्ट में एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ऑप्शंस में जो 4 टर्म्स है, यू शुड नो द मीनिंग। ओके, next question we have is, from the list given below, identify those features which relate to an approach to teaching learning in indirect strategies of teaching. So correct answer पे जाते हैं directly, that is A, B and C only. Engagement in an inquiry process, indirect strategies. ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को डायरेक्टली पढ़ा रही हूँ, एक स्ट्रेटेजी होती है इनडायरेक्टली, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली कोई टॉपिक नहीं बताऊंगी, मैं आपको इनडायरेक्टली कुछ सर्च करने को बोल दूंगी। ठीक है, सो इंक्वायरी प्रोसेस होता है, उसके बाद कॉन्सेप्ट बेस्ड कंटेंट प्रेजेंटेशन होता है, देन गेनिंग अटेंशन एंड इन्फॉर्मिंग द लर्नर्स टू द इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, फॉर यूज ड्यूरिंग टीचिंग, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई क्वेश्चंस दैट आर प्रोसेस टाइप रादर देन कंटेंट टाइप। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि प्रोसेस टाइप और कंटेंट टाइप क्या होता है। तो देखो, हमारे पास ना 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, 4 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एक आता है प्रोसेस टाइप, एक आता है कंटेंट टाइप। सो अगर हम लोग प्रोसेस टाइप की बात करें, इसके अंदर आ जाता है डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, दूसरा आ जाता है इसके अंदर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, तीसरा आ जाता है इसमें हायर ऑर्डर क्वेश्चंस। ये तीनों चीजें किसके अंदर आती हैं? ये तीनों चीजें आती हैं प्रोसेस टाइप क्वेश्चंस के अंदर। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ए, सी एंड ई ओनली। Next question is very important. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another is reason. Assertion says pedagogy and social interaction are two major areas of activities of teachers. यानी कि शिक्षास्त्र और सामाजिक संपर्क शिक्षकों की गतिविधि के दो प्रमुख क्षेत्र हैं। एंड इसका कारण है, इट इज कम्युनिकेशन दैट इज क्रूशियल फॉर मेकिंग बोथ द एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। यानी कि ये संचार है जो दोनों गतिविधियों को महत्वपूर्ण बनाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है? आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Next question is, if your students are identified as unable but willing in terms of their performance readiness level, which of the following methods of teaching will be considered appropriate to deal with them? So देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ऐसा दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका स्टूडेंट अनेबल है, यानी कि वो सक्षम नहीं है किसी काम को करने के लिए, लेकिन फिर भी वो काम करना चाहता है। अब जैसे मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लगता है कि यूजीसी नेट लेवल का एग्जाम बहुत टफ है, ये हमारे बस की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग कहीं पे सोचते हैं कि नहीं, एक बार तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। इस तरह के बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिनको अपनी क्षमताएं पता होती हैं कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो मेहनत करना चाहते हैं। सो इस तरह में हम क्या बोलते हैं, इस तरह के स्टूडेंट्स को किस तरह के टीचिंग मेथड से डील किया जाता है? वो है स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशंस विद एरर फ्री टास्क एंड फ्रीक्वेंट रीइंफोर्समेंट। यानी कि इस तरह के स्टूडेंट्स को हम छोटे छोटे टास्क दे करके, छोटे छोटे टॉपिक वाइज टॉपिक, यानी कि स्टेप बाय स्टेप उनको आगे हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। अगर वो किसी स्टेप में बीच में कोई गलती कर भी देते हैं, तो उस छोटी सी गलती को हम इग्नोर कर सकते हैं एंड किसी और तरीके से उस गलती को सुधारने का तरीका उनको बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट फेज में वो गलती ना करें। तो ये एक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के 20 क्वेश्चंस जो कि 2022 की हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, जो कि डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।